नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान जारी। सुबह 9 बजे तक 10% हुई वोटिंग। 26 सीटों पर मतदान जारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं। सुबह 9 बजे तक 10% वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से जारी है, जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। सुबह 9 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए हैं। 10% वोटिंग हुई है जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण के मतदान में। 26 सीटों पर वोटिंग हो रही है और आंकड़े सामने आ गए हैं इन 26 सीटों के। 10% वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान जारी है। जम्मू की 6 और कश्मीर की 6 जिलों में आज वोटिंग हो रही है। 26 कुल सीटें हैं जहां पर मतदान हो रहा है। इस समय जन्नत कश्मीर में है। हम आपको बताते चले कि 9 बजे तक के आंकड़े जो है वो सामने आ चुके हैं और ओवरऑल जो वोटिंग परसेंटेज है वो 9 बजे तक 10.22 रही है। हालांकि जो पहाड़ी इलाके हैं जम्मू की राजौरी पुंछ के, वहां पर काफी ज्यादा वोटिंग हुई है। कटरा वैष्णो देवी में 12.66 वोटिंग हुई है। वहीं सूरनकोट सुंदरबनी में 12.79, नौशहरा में 12%, राजौरी में 14%, इसके अलावा बुद्धल में 13%, थाना मंडी में 13% और सबसे ज्यादा सूरनकोट जो दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहां पे 15% पोलिंग हुई है। पुंछ हवेली की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर भी 15% के करीब पोलिंग हुई है और मेंढर का जो इलाका है, मेंढर में भी 14% पोलिंग जो है वो हो चुकी है। यानी कि जिला पुंछ में काफी ज्यादा पोलिंग 14-15% तक हुई है। वहीं राजौरी में भी 12-13% तक पोलिंग हुई है। और जब कटरा रियासी की बात करें तो वहां पर भी 12-13% पोलिंग हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें गुलाबगढ़ की तो गुलाबगढ़ जो जिला रियासी में पड़ता है, 14% से ज्यादा पोलिंग जो है पहले 2 घंटे में हुई है। कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में चरारे शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी है। चरारे शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है सेंट्रल कश्मीर में पड़ती है। 13% पोलिंग यहाँ पर हुई है। इसके अलावा खान साहिब कॉन्स्टिट्यूंसी है, 11.5% पोलिंग यहाँ पे हुई है। बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि गांदरबल में पड़ती है, 11% पोलिंग हुई है। इसके अलावा सेंट्रल कश्मीर का जो लाल चौक का इलाका है, हब्बा कदल का इलाका है, यहाँ पर ये वो इलाके हैं जहाँ 5% से भी कम पोलिंग हुई है। और अगर हम कंगन वाली साइड चले जाए तो कंगन में 13.5% पोलिंग और गांदरबल में 12.5% पोलिंग जो है वो हुई है। काफ़ी अच्छी पोलिंग अगर हम बात करें तो जो रूरल इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छी पोलिंग जो है वो रिपोर्ट की गई है। हालांकि श्रीनगर शहर में पोलिंग कुछ स्लो दिखाई पड़ती है। ओवरऑल अगर हम बताएं तो 10.5% पोलिंग जो है वो अभी तक हुई है 9 बजे तक। और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा निश्चित तौर पर ये आंकड़े जो है ये बढ़ेंगे और उम्मीद की जाती है कि 60% से ज़्यादा पोलिंग देर शाम 6 बजे तक संभव हो पाएगी। आज की खबर के लिए श्रीनगर से मैं दीपांकर गुप्ता। इस समय जन्नत तो ये परसेंटेज सामने आ गए। 9 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए हैं। कुल मिलाकर 26 सीटों पर जम्मू कश्मीर की 10% वोटिंग हुई है और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि शाम 6 बजे तक 60% से ज्यादा वोटिंग रहेगी। अगर 10% वोटिंग भी होती है हर एक घंटे पर तो भी अच्छे खासे आंकड़े सामने आ सकते हैं और कुल मिलाकर 60% से ऊपर जाने की उम्मीद जताई जा रही है, जैसा कि पिछली बार अनुमान लगाया गया था आज की खबर की टीम की तरफ से और वैसा देखने को भी मिला। 60% से ऊपर वोटिंग गई थी और आज भी यही अनुमान लगाया जा रहा है आज की खबर की तरफ से कि 60% से ज्यादा वोटिंग हो सकती है। और मौजूदा जो 9 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं उसमें भी यही उम्मीद जताई गई थी कि अच्छी खासी वोटिंग होगी। हालांकि शुरुआती जो आंकड़े सामने आए 9 बजे तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें 10% वोटिंग हुई है। श्रीनगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पहुंचे वोट डालने। उमर अब्दुल्ला भी साथ में मौजूद। श्रीनगर के मतदान केंद्र पहुंचे फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला बड़गाम और गांदरबल से उम्मीदवार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पहुंचे वोट डालने। तो
तो श्रीनगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पहुंचे वोट डालने। उमर अब्दुल्ला भी साथ में मतदान केंद्र पहुंचे हैं। दोनों ने वोट डाला है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला दोनों ही वोट डालने पहुंचे हैं। उमर अब्दुल्ला बड़गाम और गंदरबल से उम्मीदवार हैं और दोनों की तस्वीरें देखिए सामने आई हैं। वोट डालने जब पहुंचे हैं दोनों की तस्वीरें सामने आ गई है, जहां अपनी स्याही लगी उंगली दिखाते हुए काफी खुश नजर आ रहे हैं। दोनों ने वोट डालने के बाद अपना वो निशान भी दिखाया जो इसका प्रतीक है कि उन्होंने अपना वोट डाल दिया है। काफी खुश भी नजर आए हैं। जो रिपोर्ट्स हैं अच्छी वोटर जो है अपने वोट का इस्तेमाल करें। लोगों से बार बार पूछा जाता है कि हमारी क्या उम्मीदें हैं, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। कोई भी पार्टी, कोई भी उम्मीदवार हारने के लिए इलेक्शन, तो हमारे एक्सपेक्टेशन यही है आज ज्यादा से ज्यादा वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को पड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नहीं है, वहाँ कांग्रेस के कांग्रेस के मिलने चाहिए। उम्मीद ये की जा रही है कि 8 अक्टूबर के बाद अक्सरियत हमारी होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की यहाँ पे आज तक की माइक नीचे रखो, यही हमारे रिपब्लिक नीचे रखो, नीचे नीचे। ये डेलीगेशन के हवाले से समझ में नहीं आता। यही लोग जब जम्मू कश्मीर के बारे में कमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से बयान आता है कि जो है वो हमारी अंदरूनी मामला है, इसमें दूसरों की दखल नहीं होनी चाहिए। अगर इनके कमेंट्स चाहिए क्यों जा रहा है। और वैसे भी यहाँ लोग वोट अपना इस्तेमाल या इलेक्शन में हिस्सा इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो गवर्नमेंट इंडिया से बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तमाम इलेक्शन में परेशान करने में 6-7 साल से हुकूमत ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इसके बावजूद लोग अगर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो ये लोगों की, मैं कहता हूँ इसका श्रेय लोगों को जाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इसका जो कि यहाँ के लोगों के साथ उठा है। और अगर बाहर के डिप्लोमेट्स को लाया जा सकता है तो मुझे ये बताएं ना, बाहर के जर्नलिस्ट को इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? बाहर के किसी भी जर्नलिस्ट को जिन्होंने अप्लाई किया था इस इलेक्शन को कवर करने के लिए, उन्हें इजाजत नहीं मिली। तो उमर अब्दुल्ला का ये बयान सामने आया है जहां उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही मिलेगा और साथ ही उन्होंने कई सवाल उठाए जैसे कि बाहर के जर्नलिस्ट को क्यों नहीं कवरेज करने की अनुमति मिली है। ये तमाम सवाल भी उमर अब्दुल्ला की तरफ से उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, जनता को ही इसका श्रेय जाता है जो इतनी वोटिंग हो रही है। और अब हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रईस अहमद जुड़ चुके हैं। रईस, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि मौजूदा वक्त में वोटिंग कैसी चल रही है? जी हाँ, बिल्कुल जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अच्छी खासी तादाद में लोग जो है वो पोलिंग बूथ्स का रुख कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने लगातार देखा है कि जहाँ पहले फेज में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, अनंतनाग एरिया साउथ कश्मीर में जिस तरह से वोटिंग हुई है, तो उसके बाद यहाँ पे भी उम्मीद की जा रही है कि अच्छा पोल परसेंटेज जो है वो देखने को मिलेगा। आज सुबह से ही हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लोग जो है वो कतारों में खड़े हैं, बड़ी तादाद में लोग जो है जिनमें युवा ज्यादातर जो है वो शामिल है, वो पोलिंग बूथ्स का रुख कर रहे हैं। और लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक एक्साइटमेंट है, क्योंकि हमने देखा है कि 10 साल के बाद जो है ये असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं, आज वोटिंग हो रही है, तो इसलिए लोग उनके अंदर एक उत्साह है और लोग बेचैन हैं कि कब वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुने जो उनको पसंद हो, जो उनके मुश्किलात का इजाला करे। तो यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि एक एक्साइटमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है, एक उत्साह देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी के इस फेस्टिवल में लोग जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि आज जो है 26 कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग हो रही है, जिनमें 6 डिस्ट्रिक्ट जो है
वहाँ पे वोटिंग हो रही है और लगातार हम देख पा रहे हैं कि 239 कैंडिडेट जो है उनकी किस्मत आई दाव पे है, जो आज जो है जो कैंडिडेट यहाँ पे उतरे हैं। तो यही वजह है कि लगातार हम देख पा रहे हैं कि श्रीनगर के आसपास इलाकों में भी एक उत्साह का माहौल है। वहीं अगर हम बडगाम, गांधरबल, राजौरी, पुंछ की बात करें तो तमाम एरियाज में जो है वो एक उत्साह देखने को मिल रहा है। और सुबह 7 बजे से ही हम पोलिंग स्टेशन पे गए हैं, कहीं पोलिंग स्टेशन का हमने चक्कर लगाया है तो हमने पाया है कि लोग जो है वो कतार में खड़े हैं और बड़ी तादाद में जो है वो लोग पोलिंग बूथ्स का रुख कर रहे हैं ताकि वो अपने मनपसंद उम्मीदवारों का चयन कर सके। जी। जी रईस, क्या किसी तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर, या फिर सुगमता से वो मतदान कर पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम यहाँ की बात करें तो जिस तरह से अरेंजमेंट्स रखे गए हैं उस चीज़ का पहले ही ख्याल रखा गया है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले अगर हम लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो वहाँ पे अगर कुछ कठिनाई थी तो उसको मद्देनजर रखते हुए इस बार जो है वो अच्छी खासी डेवलपमेंट रखी गई है, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से हो, स्टाफ के हवाले से हो या फिर पोलिंग बूथ्स के हवाले से हो। तो तमाम जगहों पे हमने देखा है कि एक्स्ट्रा फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। इसके साथ साथ अरेंजमेंट्स खास रखे गए हैं और जो भी अंदर मतदान के लिए जाते हैं एक लाइन में वो अंदर जाते हैं और दूसरे रोड से वो बाहर आते हैं। कहीं कोई जो है वो भीड़ की समस्या नहीं है। और जो पोलिंग एजेंट से पोलिटिकल पार्टीज के उनको भी एक साइड पे रखा गया है ताकि वो भी देखें कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर जो है वो ट्रांसपेरेंट पोलिंग हो रही है ताकि किसी किस्म का कोई क्वेश्चन रेज ना हो जाए। तो यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि तमाम पोलिंग बूथ्स पे जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे अच्छे इंतजाम के साथ साथ एक्स्ट्रा स्टाफ जो है वो रखा गया है ताकि जो लोग हैं मतदान करते समय उन्हें किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। जी रईस, अभी उमर अब्दुल्ला ने वोट डालने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सबसे ज्यादा वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही पड़ेंगे। तो अगर बात करी जाए दूसरे चरण में सबसे ज्यादा किस पार्टी की तरफ रुझान नजर आ रहा है, क्या लग रहा है जनता किसे पसंद कर रही है? मजबूत नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो पहले से ही दावा करते आ रहे हैं कि मेजॉरिटी सीट्स जो है वो उनके पास होंगी और उसकी जो है एक ग्राउंड रिपोर्ट भी इससे पहले हमने यहाँ पे पेश की थी। और लगातार है यहाँ पर ये माना जा रहा है कि शायद एनसी ले सकता है। लेकिन दूसरी तरफ से हम यहाँ पे देख रहे थे जो निर्दलीय उम्मीदवार है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो भी एक बड़ा रोल यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने देखा है कि पीडीपी भी दावा कर रहा है कि वो किंग मेकर होंगे, उनके बगैर जो है वो हुकूमत नहीं बन सकती। तो तमाम पार्टीज जो है वो अपनी तरफ से दावा कर रही है, लेकिन यकीनन एनसी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो ग्राउंड पे मजबूत दिख रहा है और माना जा रहा है कि हो सकता है कि इनको मेजॉरिटी सीटें मिले। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी माना जा रहा है कि हुकूमत बनाने के लिए जो है कोई एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो इमर्ज नहीं हो सकती। तो इसमें जो है 3-4 पार्टियों की कोalition सरकार बन सकती है। और यही वजह है कि लगातार जो महबूबा मुफ्ती है, जो कि पीडीपी की प्रेसिडेंट है, वो लगातार ये दावा कर रही है कि पीडीपी जो है वो किंग मेकर का रोल अदा करेगी। लेकिन दूसरी तरफ से इंजीनियर रशीद की एंट्री जिस तरह से यहाँ की पॉलिटिक्स में हुई है तो यकीनी तौर पे जो यहाँ की सियासी डायमेंशंस है, जो पॉलिटिकल डायमेंशंस है, वो चेंज हो गए हैं। इंजीनियर रशीद हम देख रहे हैं कि नॉर्थ में है और इससे पहले भी हमने लोकसभा इलेक्शन में देखा कि उन्होंने जो है वो उमर अब्दुल्ला को हराया। और उसी तरह से हमने देखा मुफ्ती जो है वो साउथ बड़े जट वाकई जिनके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जिनकी छवि लोगों के बीच सही है। तो यही वजह है कि इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 10 साल के बाद वोटिंग हो रही है। अब पब्लिक का मूड है, पब्लिक का मूड क्या है, किसको वो वोट करेंगे, तो यकीनन जो है ये बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से हम जमीनी हकाइक की अगर हम बात करें तो यकीनन एनसी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो यहाँ पे मजबूत दिख रहा है। लेकिन जो बाकी पार्टीज है उनको हम रूल आउट नहीं कर सकते, वो भी अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा शो पेश कर सकते हैं। जी रईस, निर्दलीय प्रत्याशियों की अगर बात करी जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो बड़े चेहरों का, बड़ी राजनीतिक पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। तो इनका क्या रोल देखने को मिल रहा है इस चुनाव में और किस तरह से नुकसान पहुंचाते नजर आ रहे हैं?
रईस, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो गठबंधन है वो काफी मजबूत नजर आ रहा है। हमारे साथ संवाददाता रईस जुड़े हुए हैं। रईस, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 रईस, माना यह भी जा रहा है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी कई बड़े राजनीतिक दलों के और उनके उम्मीदवारों के खेल बिगाड़ सकते हैं, तो निर्दलीय प्रत्याशियों का क्या रोल इस बार नजर आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पे है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो बड़ा यहाँ पे खेल कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जितनी भी पार्टी के यहाँ पे जितनी भी पार्टियां हैं उनके कैंडिडेट तो है ही, लेकिन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उन्होंने भी काफी मेहनत की है और उनकी छवि जो है कहीं ना कहीं वो साफ भी है और वो जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है। और यही वजह है कि हो सकता है कि कहीं जगहों पे जो है वो यहाँ खेल वो पॉलिटिकल पार्टीज का बिगाड़ सकती है। और यही वजह है कि हम लगातार एक खौफ देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, चाहे वो एनसी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पीडीपी हो, कहीं ना कहीं जो है एक खौफ जो है वो दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ पे जो है लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिस तरह से उनके जलसों में लोग जुड़ रहे हैं और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, चाहे वो श्रीनगर हो, साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो बड़ा यहाँ पे रोल प्ले कर सकते हैं। अगर जितने भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है अगर वो कामयाब होते हैं तो उसके बाद जो है वो दिलचस्प देखना होगा कि किन पार्टीज के साथ जो है वो जुड़ते हैं, लेकिन फिलहाल वो इंडिपेंडेंट है। और यही वजह है कि जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, एनसी, पीडीपी, उनमें एक खौफ है कि अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कामयाब हो गए, कहीं उनने खेल बिगाड़ दिया तो फिर उनकी जो है वो हालत खराब हो सकती है। तो यही वजह है कि लगातार हम देख पा रहे हैं कि लोग इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय कैंडिडेट है उनके साथ भी बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। जी रईस, अगर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति की बात करी जाए तो वो कैसी नजर आ रही है जम्मू कश्मीर में? क्योंकि अगर बाकी अन्य राज्यों की बात करें तो तमाम राजनीतिक दल एक होते नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, लेकिन क्या यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर में भी कोई ऐसी स्थिति है, मजबूत नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, या फिर इतना कड़ा मुकाबला नहीं है भारतीय जनता पार्टी से अन्य दलों का? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पे इतनी मजबूत नहीं है जितनी वो जम्मू में है। और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है उन्होंने नौशेरा सेक्टर में भी रैली की, जम्मू में कहीं जनसभाएं की, उसके बाद जो है होम मिनिस्टर अमित शाह भी वहाँ पे पहुंचे। तो कहीं ना कहीं जम्मू बैलेट में बीजेपी का अच्छा खासा जो है वो होल्ड दिख रहा है, लेकिन कश्मीर में उस तरह का होल्ड नहीं है जिस तरह से जम्मू में है। तो यकीनन जो निर्दलीय है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो बाद में बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं। और जिस तरह से बीजेपी भी दावा कर रहे हैं कि सीएम उनका होगा, उनकी मेजर भूमिका होगी, जो है वो बड़ी उनकी भूमिका होगी गवर्नमेंट को बनाने में। तो यकीनन जिस तरह से जम्मू बैलेट उनका स्ट्रांग है, जिस तरह से उनका होल्ड जम्मू में है, तो अगर वो वहाँ पे तमाम सीटें, अगर वो मेजॉरिटी ऑफ सीटें वहाँ पे लेते हैं तो यकीनन जो यहाँ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है हो सकता है कि बाद में वो अलायंस के लिए जुड़ जाएं बीजेपी के साथ, तो वो भी एक बड़ी में होंगे कि वो यहाँ पे गवर्नमेंट को फॉर्म कर सके। तो यही वजह है कि लगातार हम बीजेपी से भी सुन रहे हैं कि उनकी भी बड़ी उसमें जो है वो भूमिका रहेगी, वो भी एक बड़ा मेजर रोल जो है वो प्ले करेंगे। तो यकीनन अगर उन्होंने उनको अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिला, उन्होंने सीटें ली, तो बीजेपी को भी हम गवर्नमेंट में रोल आउट नहीं कर सके कि शायद वो हुकूमत में नहीं होंगे, तो वो भी एक बड़ा रोल यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। यही वजह है कि जो यहाँ पे निर्दलीय कैंडिडेट है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये बीजेपी की तरफ, बीजेपी ने इनको उठाया है, बीजेपी के टॉप डील्स है। अगर ऐसा है तो यकीनन बीजेपी भी अगर यहाँ पे जम्मू में अच्छा शो पेश करती है तो उसके बाद जो है वो भी गवर्नमेंट को बनाने की स्थिति में होंगे। जी रईस, अगर बात करी जाए चुनावी दौरों की तो काफी दौरे देखने को मिले, वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हो, अमित शाह के हो या फिर राहुल गांधी के हो, तो इन दौरों से कितना प्रभाव पड़ा है इस बार के लोकसभा चुनावों में? 10 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं और इस बार बड़ी संख्या में और बड़े राजनीतिक दौरे और जनसभाएं करी गई है जम्मू कश्मीर में, वो भी बेखौफ होके, तो इसका कितना प्रभाव? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जम्मू आए उसके बाद जो है बड़ी जनसभा को वो संबोधित हुए, उन्होंने वहाँ पे एड्रेस किया और बताया कि पहले यहाँ पे क्या होता था, किस तरह के हालात रहे हैं। 2019 के बाद अगर हम बात करें तो वो भी उन्होंने बताया कि किस तरह का बदलाव जो है वो यहाँ पे आया है, क्या क्या प्रयास जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया है, किन किन स्कीमों का यहाँ पे लोग जो है वो लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने यूथ को जो है वो एड्रेस किया कि अगर यहाँ पे भाजपा कामयाब होती है या भाजपा की सरकार जो है वो प्रतिबंध है वो
उम्मीद है कि जो यूथ है उनके हाथों में जो है वो लैपटॉप देंगे, एजुकेशन शिक्षा को जो है वो अच्छे स्तर पे ऊंचे स्तर पे ले जाएंगे। तो राहुल गांधी का भी यही कहना है कि अगर वो यहाँ पे जो है अगर कांग्रेस अच्छा शो पेश करती है तो उसके बाद जो है वो बहुत सारे यहाँ पे हमने जो बड़ी समस्या यहाँ पे है वो बेरोजगारी की है। बेरोजगारी की शरह जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा है, और अगर कोई बड़ा मसला यहाँ पे है वो बेरोजगारी का ही है। और हमने देखा है कि 2019 से पहले जो यहाँ पे मुद्दे हुआ करते थे, बिजली पानी महंगाई, आज वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। लोगों का मूड बदल चुका है, मिजाज बदल चुका है। तो यही वजह है कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी ऐसे कैंडिडेट्स का चयन कर रही है, ऐसे कैंडिडेट्स को खड़ा कर रहे हैं जिनकी छवि सही हो, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, जो वाकई में पढ़े लिखे हों और जो लोगों के दुख दर्द को समझ सके। क्योंकि पब्लिक के बीच अब जाना उतना आसान नहीं है। धारा 370 बात होती थी कि उसको रेस्टोर करेंगे, बाकी जो स्कीमों की बात होती थी, जिन भी चीजों की बात होती थी, ये पिछले 40 साल से 4 दहाई उनसे जो है वो पॉलिटिशियन करते आए हैं और लोग इन बातों से बिल्कुल पक चुके हैं। इस वक्त अगर सबसे कोई बड़ा मुद्दा जो लोगों को पेश है, जो चैलेंज, जो प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं वो बेरोजगारी है। तो उस पर जब बात होती है तो यकीन युवा जो है वो खुश होते हैं। और नरेंद्र मोदी ने खास उसी चीज पे बात की है कि यहाँ पे हम जो रोजगार के अवसर है वो बढ़ाएंगे, वो जो है वो प्रोवाइड करेंगे ताकि यहाँ के यूथ जो है वो नौकरियों में एंगेज हो जाए। और इसके साथ साथ राहुल गांधी ने भी यही बात की है। लेकिन जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो युवा है वो बदलते कश्मीर के साथ है। जिस तरह से कश्मीर की हालात अगर हम देखें, जो सूरत है 2019 के बाद हालात बदले हैं, तो अब जिस तरह से लोगों का मिजाज है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि लोग इस बार किस पार्टी को, किन कैंडिडेट्स का चयन करेंगे। क्योंकि जो पुराने मुद्दे वो अब मुद्दे रहे नहीं। धारा 370 या बाकी मुद्दे जिनको लेके पॉलिटिशियन यहाँ के लोगों के पास जाते थे कि इसको रेस्टोर करना है, ये चीजें करनी है, वो चीजें करनी है, वो अब रही नहीं। अब बिल्कुल लोग जो है वो फेस टू फेस बात कर रहे हैं पॉलिटिशियन से और वो जवाब मांग रहे हैं कि उन्होंने पिछले 4 दहाई से 5 दहाई से किया क्या है। तो यही वजह है कि इस बार दिलचस्प होगा कि लोग किस पार्टी का चयन करेंगे, किस पार्टी को वोट करेंगे और किन मुद्दों को लेके वो वोट करेंगे। जाहिर सी बात है डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ये 2 मेन चीजें हैं जिनको लेके, जिनको मद्देनजर रख के जो है वो लोग इस बार वोट करेंगे। जी रईस, देखिए इस बार जो वोटर्स है वो काफी जागरूक नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम वोटर की बात करी जाए वो कितना जागरूक है? क्योंकि अगर 2024 के फर्स्ट टाइम वोटर की बात करें या फिर इससे पहले 10 साल से तो वोटिंग ही नहीं हुई, तो जो बड़ी संख्या है फर्स्ट टाइम वोटर की वो तो अच्छी खासी है, लेकिन वो जागरूक कितना है? वोटर्स मतदान केंद्रों पर कितने नजर आ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम फर्स्ट टाइम वोटर यहाँ पे देख रहे हैं, एक एक्साइटमेंट है क्योंकि पिछले 10 साल से यहाँ पे जो नए वोटर्स हैं उनको मौका नहीं मिला है वोट डालने का। यही वजह है कि एक उत्साह, एक एक्साइटमेंट है उनमें। लेकिन दूसरी तरफ से वो जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से घरों में बात होती है, जिस तरह से पब्लिक या जिस तरह से यहाँ की सीनियर सिटीजन जो है वो बात करते हैं, यकीनन उनकी काउंसलिंग की गई है, किस कैंडिडेट को वोट डालना है, क्या करना है। यकीनन वो भी जो है वो भी इस चीज से बाखबर है कि क्या कुछ करना है। और लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं वो इस चीज से बिल्कुल बाखबर है कि कैसे कैंडिडेट्स का चयन करना है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि युवा जो है वो सबसे ज्यादा पोलिंग बूथ्स का रुख कर रहे हैं और युवाओं पे ही जो है वो मेजर जो पार्ट प्ले करते हैं वो युवा ही होते हैं। और आपने इससे पहले भी उमर अब्दुल्ला को सुना कि जो नौजवान है हम उनको रोजगार देंगे या बाकी चीजें जिन चीजों का वो दावा कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा पार्ट प्ले करते हैं यूथ। यही वजह है कि तमाम पार्टी जो है वो यूथ को अपनी ओर दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज जो है सब 4 बड़े चेहरे, जिनमें उमर अब्दुल्ला, रविंदर राणा, तारिक अब्दुल हमीद करा और इसके साथ साथ जो है वो अल्ताफ बुखारी जो है वो आज उनकी किस्मत का फैसला होना है। तो यकीनन ऐसे बड़े चेहरे हैं, पॉलिटिकल चेहरे जिनकी साथ दाव पे लगे, जो आज जो है जो यहाँ से कैंडिडेट है बहुत सारी कॉन्फ्रेंसिंग से। तो लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लोग जो है वो बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ्स का रुख कर रहे हैं। उनमें युवा है, उनमें बुजुर्ग है, उनमें महिलाएं हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प ये होगा कि लोग जो है वो 10 साल के बाद वोट कर रहे हैं और ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि किस पार्टी को इस बार जो है वो लोग वोट करेंगे। जी रईस, उमर अब्दुल्ला 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में कौन सी सीट से जीतने के आसार ज्यादा हैं? और अगर वो दोनों ही सीटों से जीत जाते हैं तो कौन सी सीट को वो रखेंगे अपने पास और कौन सी सीट को छोड़ सकते? क्या उम्मीद जताई जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से अगर हम उमर अब्दुल्ला की बात करें तो गांधरबल और बडगाम जो है पीरवा जो है वो 2 सीटों पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो यकीनन गांधरबल को वो अपने पास रख सकते हैं क्योंकि हमने देखा है कि
एनसी का अच्छा खासा होल्ड है गांधरबल पे, साथ ही बडगाम में भी जो है उनका अच्छा खासा होल्ड है, लेकिन गांधरबल पे जो है वो सबसे ज्यादा होल्ड है। और हमने देखा है कि उमर अब्दुल्ला को पिछली बार जिस तरह से झटका लगा है जो लोकसभा इलेक्शन को है, जिस तरह से इंजीनियर रशीद ने उनको हराया है, तो उसके बाद जो है आपने देखा होगा कि उन्होंने अपनी टोपी लोगों के सामने डाली कि उनको वोट करें, क्योंकि उनको भी पता चल चुका है कि जिस तरह से वो पहले वोट मांगते थे या इजीली उनको वोट मिलते थे, इस बार जो है वो चैलेंज काफी बड़ा है। लोगों के मन और मिजाज बदल चुके हैं। लोग जो है अब उन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन चीजों को वो अब नहीं देख रहे हैं जिन चीजों को लेके पहले पॉलिटिकल पार्टी जाती थी, वोट मांगती थी, लेकिन इस बार जो है वो तमाम चीजें बदल चुकी है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि उमर अब्दुल्ला हो, अल्ताफ बुखारी हो, फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, ये लोगों के पास गए हैं, उन्होंने बिल्कुल रिक्वेस्ट की है कि वोटों के लिए जो है उन्होंने टोपी अपने दामन को फैलाया है कि इनको वोट करें। क्योंकि जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो निर्दलीय कैंडिडेट आ रहे हैं और जो और अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के जो कैंडिडेट है वो काफी मेहनत कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, तो ये भी माना जा रहा है कि वो भी यहाँ से जीत सकते हैं। तो ऐसे ही चैलेंज जो है वो कॉन्टेस्ट सबसे बड़ा जो है यहाँ पे कॉन्टेस्ट टफ माना जा रहा है। और यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने भी बहुत सारे पब्लिक प्रोग्राम्स किए हैं, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स में जो है वो इस बार वो सबसे ज्यादा उन्होंने हिस्सा लिया है, क्योंकि उनको पता है कि पब्लिक का मिजाज इस बार जो है वो बदला हुआ है। क्योंकि लोग जो है वो डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और कुछ और चीजों को जो पहले मुद्दे नहीं हुआ करते थे, आज वो इन्हीं मुद्दों को जो है मुद्दे बदल चुके हैं, इसीलिए जो वोट मांगने का तरीका है वो भी बदल चुका है। और ऐसे में ये कहना मुश्किल होगा, कबल वक्त होगा कि कौन सी पार्टी जो है वो यहाँ पे बाजी मारेगी, लेकिन तमाम पार्टियों के लिए चुनौती होगी, कॉन्टेस्ट टफ है, क्योंकि जिस तरह से निर्दलीय यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से वो लोगों के पास जा रहे हैं, तो ऐसे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस पार्टी को यहाँ पे निजाती मिलेगी, लेकिन ये साफ तय है कि एक कड़ी टक्कर जो है वो हर जगह देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता रईस अहमद मगरे जुड़े हुए थे। तो कड़ी टक्कर इस बार देखने को मिल रही है। तमाम प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में कई दावों और वादों के साथ है, लेकिन सिर्फ चुनावी वादों से बात नहीं बनेगी। जो जनता के लिए काम करेगा उसे ही जनता चुनेगी, और इस बार जनता ने मन बनाया है, जो विकास और बदलाव करेगा, जो रोजगार देगा, जनता उसे ही चुनेगी। और किसके दावों में दम है, जनता किसे चुनती है, ये तो फिलहाल जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। जब चुनावी परिणाम आएगा तब साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है और 9 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए हैं। 10% वोटिंग हुई है और तमाम राजनीतिक दल अपनी जीत का दावा करते नहीं थक रहे हैं। सुबह 7 बजे से दूसरे चरण का मतदान जारी है। जम्मू कश्मीर में 6 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। पूरे दिन हम आपको जम्मू कश्मीर चुनाव पर अपडेट देते रहेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।